लीव मत लेना, तुम्हें एग्जाम की कसम है। आज मैं इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं ये रियल बता रहा हूं। ये साइकोलॉजी का वो एक्सपेरिमेंट करके मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो तेरे लिए 10 फरवरी 2026 में ये मेरा वादा रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव उस एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेन क्वेश्चन पेपर से, अगर ये उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पे भारी नहीं पड़ा तो फिर मेरे वीडियो में आके कुछ भी कमेंट कर सकते हो। इसलिए प्लीज स्पेशल काइंडली फॉर रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डोंट लीव दिस वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड शेयर फ्रेंड, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, आज उस सभी ऑब्जेक्टिव से मिलाऊंगा जो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं साइकोलॉजी के हर चैप्टर से क्या किया हूं पता है, ऑब्जेक्टिव को लाया हूं हर चैप्टर से, क्योंकि वो एग्जाम में भाग के जाएगा कहां। एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव उठाएगा। मैं हर चैप्टर पर स्टडी किया हूं और ऑब्जेक्टिव वहां से उठा के लाया हूं। इसीलिए बिलीव करो मेरी बातों को, ये वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और मैं तुम्हें सबसे पहले क्या करता हूं, साइकोलॉजी का जो भी ऑब्जेक्ट जो चैप्टर है साइकोलॉजी को उससे सबसे पहले मिला देता हूं, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से है। इसलिए पूरे ध्यान रखना, इसमें 50 यानी 50 ऑब्जेक्टिव है जो भी आया है ओनली फॉर टू यू, ओनली फॉर टू यू, याद रखना। तो क्या करता हूं, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट देखो। अब यहां आते हैं, सबसे पहले ये ले लेता हूं कलर, सही हो, देखो 1 मिनट, सही हो गया, देख लो। साइकोलॉजी याद रखना। मैं इसमें अब तुम जो जोड़ना चाहते हो उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसमें चैप्टर के नेम लिख देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। साइकोलॉजी में जो अगर टोटल चैप्टर की बात अगर कभी भी अगर होगा तो ध्यान रखना, जब भी अगर टोटल चैप्टर के बारे में बात होगा तो ध्यान रखना। टोटल जो चैप्टर है ना, टोटल चैप्टर होते हैं 8। फर्स्ट चैप्टर आते हैं वेरिएशन, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव उठाया हूं, लिया हूं। जो कौन ऑब्जेक्टिव ज्यादा पावरफुल रहेगा, सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बहुत हैवी काम करेगा, तुम्हें एग्जाम में बहुत बेस्ट हेल्प करेगा। इसलिए बिलीव रखना, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सेकंड जो है चैप्टर उसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी। ये भी चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव उठाया हूं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आप देखते हैं, ये थर्ड चैप्टर है, इसको बोलते हैं मीटिंग, मीटिंग एंड लाइफ चेंज, मीटिंग एंड लाइफ चेंज। इस चैप्टर से भी मैं ऑब्जेक्टिव उठाया हूं, यानी 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से लिया हूं। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बनाया हूं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही रामबाण होने वाला है एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो से लीव मत होना डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा जो भी वीडियो देखे होंगे, मैं कोई फेक फ्रॉडिंग वाला काम मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और जो 4 जो चैप्टर है वो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी डिसऑर्डर, साइकोलॉजी डिसऑर्डर। ये 4 चैप्टर है, इससे भी मैं ऑब्जेक्टिव उठाया हूं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, इससे भी पूछेगा। 5 जो है उसके बारे में देखते हैं। 5 तुम्हारा है चैप्टर, कौन सा चैप्टर होगा 5 तुम लोग सोच लो, वही चैप्टर हम इसमें अभी लिखेंगे। तो सोचो 5 चैप्टर में क्या आएगा, अप्रोच। कौन अप्रोच, एटीट्यूड, एटीट्यूड इसमें नहीं आएगा। इसमें कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं 6 चैप्टर को। सिर्फ 6 चैप्टर में कौन आएगा, तो 6 चैप्टर में तुम्हारा आ जाएगा
क्या, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड एंड, एटीट्यूड एंड क्या, सोच लो चैप्टर, और एटीट्यूड एंड 7 में आ जाएगा सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस, और 8 में आ जाएगा साइकोलॉजी एंड लाइफ, ये आ जाएगा। टोटल 8 चैप्टर होंगे, जिसमें से 5 चैप्टर अभी बताएंगे। तो एटीट्यूड एंड क्या है, सोशल एक मिनट, कॉग्निशन याद रखना, संज्ञान, कॉग्निशन मतलब संज्ञान होता है, मतलब एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, साइकोलॉजी एंड लाइफ, ये चैप्टर से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। 5 नंबर का चैप्टर कौन है, तो ध्यान रखना 5 नंबर का चैप्टर सोच लो क्या है। जिसको स्टार्टिंग का तो थोड़ा सा मुझे माइंड में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मैं लिख देता हूँ, अप्रोच उसको बोलते हैं, अप्रोच आता है, यानी कि क्या, थेराप्यूटिक अप्रोच, थेराप्यूटिक अप्रोच लिखा गया 5 नंबर चैप्टर का। थेराप्यूटिक अप्रोच हो गया, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन हो गया, और सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस हुआ, साइकोलॉजी एंड लाइफ हो गया। वेरिएशन इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, मीटिंग एंड लाइफ चेंज, इस तरह से साइकोलॉजी डिसऑर्डर। आप प्यार से देख लो, ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से देखना। इस सभी चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव लिया हूं जो मोस्ट भी आया है। नो, इस वीडियो में कोई फालतू की ऑब्जेक्टिव नहीं, ना क्वेश्चन को मैं लाया हूं, वही ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं आप ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग प्यार से देखेंगे कि मैं इस सभी में से कौन कौन ऑब्जेक्टिव लाया हूं। चलते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। अगर वीडियो में ऑब्जेक्टिव सच में आपको एग्जाम में काम अगर हेल्प कर दे, अगर मेरे तो गारंटी रहेगा कि आपको कम से कम नहीं तो 90% हेल्प करेगा। अगर नहीं कर पाता है तो फिर भी आप लोग जरूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स में आके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और जानता हूं, तो प्यार से देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बढ़ते हैं डायरेक्ट, क्या लिखा हुआ है, तेरे लिए खोज के लाया हूं MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और फिर क्या, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा। ये जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, बता देता हूं, वो क्वेश्चन आपको पूछेगा कब, तो याद रखिएगा, यानी 10 फरवरी को पूछेगा। 10 फरवरी याद रखिएगा, 10 फरवरी याद रखिएगा, 10 फरवरी 2026, 10 फरवरी के एग्जाम होगा साइकोलॉजी का। उस दिन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो आप लोग रेडी है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IQ। जब भी जहां भी IQ लिखा रहेगा तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस, या इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, याद रखिएगा। IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट का मीन्स होता है बुद्धि कितना स्पीड है आपके ब्रेन का, मतलब आपका ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, माइंड, उसमें बुद्धि कितना तेज है। तो हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हम IQ जांच कर सकते हैं। तो IQ बराबर होता है क्या, यानी मेंटल, तो देखिए मेंटल एज होता है जिसको M से सूचित करते हैं, CA जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोनिकल एज। क्रोमोसोम होता है ना, तो क्रोनिकल एज हो गया और मेंटल एज हो गया।
और मल्टी डाल के यहाँ पे 100% डाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला जिसमें आएगा वो ऑब्जेक्टिव इसका हो जाएगा। आप सोच लीजिए यहाँ पे क्रोनिकल मतलब यानी कि जो CA नहीं आएगा, MA/CA मल्टी 100 आएगा, यानी 100% वहां पे यूज किया जाता है। तो क्या आएगा MA गुने 100, यानी आप लोग को समझ में आ गया ये फॉर्मूला जो होगा, यानी कि A नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, B ऑप्शन होगा करेक्ट, क्योंकि MA/CA गुने 100 ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग को समझ में आ गया। ऐसे मैं डिटेल में यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगर आप लोग का आंसर अगर हुआ होगा बी तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। फादर कौन थे? इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंट, मनुष्य के माइंड के इंटेलिजेंट को सबसे पहले बार कौन टेस्ट किए थे, उनका नाम क्या था? याद रखिएगा, ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, गाल्टन नहीं होंगे, स्पीयरमैन भी नहीं होंगे, कैटेल भी नहीं होंगे, तो कौन होंगे? इनका नाम था अल्फ्रेड बीनेट। याद रखिए अल्फ्रेड बीनेट, जिन्हें शॉर्ट में बीने कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो कौन थे? अल्फ्रेड बीनेट थे, जिन्होंने फर्स्ट बार इंसान के माइंड के इंटेलिजेंस को चेक करने का, परीक्षण करने का विधि अपनाए थे। तो बुद्धि परीक्षण का जनक जो है दुनिया में फर्स्ट बार उन्होंने मनुष्य के बुद्धि को परीक्षण किए थे, तो उनका नाम है अल्फ्रेड बीनेट। तो याद रखिएगा अल्फ्रेड बीनेट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज आईक्यू मतलब आईक्यू का एवरेज क्या है, किसी भी मनुष्य का आईक्यू कितना होना चाहिए तो सही रहेगा। तो याद रखिएगा मैंने बताए थे 19 से 109, इसको हम बोलते हैं क्या, इससे जैसे अगर मान लीजिए किसी का हो गया 80 है, इससे ऊपर जाएगा, जैसे 90 110 से 109 119 ऐसे आएगा, नीचे की तरफ अगर आएगा तो इसको आप बोल सकते हैं ये हो गया मान लीजिए एवरेज। ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। इससे आगे जाएगा तो उसको हम कहेंगे एबव एवरेज, एवरेज कहेंगे, एवरेज हुआ। अगर मान लीजिए ये नीचे की तरफ चला जा रहा है जैसे 80 की तरफ, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, बिलो एवरेज। अब इसमें से अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज क्या होना चाहिए, किसी भी मनुष्य का एवरेज क्या होना चाहिए आईक्यू का। तो याद रखिएगा 1900। तो देखिए यहाँ पे एवरेज है, मतलब 90 से 109 का एवरेज है, तो इसीलिए 90 नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 100 हो जाएगा। मतलब किसी का भी अगर क्या है आईक्यू एवरेज 100 है तो सही है, यानी 100 को एवरेज माना गया। 100 से ऊपर रहेगा तो एबव एवरेज हो जाएगा। तो 110 होगा तो एबव एवरेज में चला जाएगा। 90 रहेगा तो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 100 है इसीलिए एवरेज ले लिया जाएगा, क्योंकि 19 प्लस होना चाहिए तो एवरेज में आएगा। तो 90 प्लस है तो एवरेज में आएगा, तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप कि यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप यू आर रियल अंडरस्टैंड। आप मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एवरेज आईक्यू समझ गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने क्या टू फैक्टर को किसने दिए थे, थर्स्टन या क्यों गॉलफोर्ड या स्पीयरमैन या गार्डनर। तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, और ए बी सी नहीं होंगे, सॉरी ए बी नहीं होंगे, डी नहीं होंगे, सी होंगे। ये दिए थे स्पीयरमैन। इन्होंने दो दिए थे, एक जी था एक एस था। जी से था जनरल था, और एस से स्पेसिफिक था, याद रखिएगा। तो टू फैक्टर था, थ्योरी दिए थे स्पीयरमैन, वो टू दिए थे, टू फैक्टर दिए थे। तो जब भी टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात होगा तो स्पीयरमैन का नेम याद रखिएगा। थर्स्टन नहीं आएंगे, गॉलफोर्ड भी नहीं आएंगे, और गार्डनर भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू, क्या है, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू, किससे है रिलेटेड, सोचिए, मेमोरी से, इंटेलिजेंस से, नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, या एटीट्यूड से, एटीट्यूड से तो नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी रिलेटेड है। तो हम जो भी क्रिएट करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, वो हमारे माइंड के डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है। इसलिए जब भी क्रिएटिविटी के बारे में बात होगा तो डाइवर्जेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये थिंकिंग से हम एक नया क्रिएट कर पाएंगे, सोच पाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ में, आप लोग को इजीली आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड पर्सनालिटी इज, क्या है, डेराइवेड फ्रॉम पर्सनालिटी, मतलब शब्द किस भाषा से आया है। देखिए द वर्ड पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी, शब्द किस भाषा से आया है, सोच लीजिए, द वर्ड पर्सनालिटी इज डेराइवेड फ्रॉम पर्सनालिटी, ग्रीक से, लैटिन से, फ्रेंच से, तो फ्रेंच से नहीं आया है, जर्मन से नहीं आया है, ग्रीक से नहीं आया है, लैटिन से आया है। तो जब भी अगर बात किया जाएगा कि द वर्ड पर्सनालिटी इज डेराइवेड फ्रॉम पर्सनालिटी, मतलब शब्द किससे, किस भाषा से आया है शब्द, तो लैटिन भाषा से आया है, तो याद रखिएगा। तो पर्सनालिटी, पर्सनालिटी जो है वो किससे है, लैटिन शब्द से है, लैटिन शब्द से बना है, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी वाज डन बाय, क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, सोच लीजिए, फ्राइड नहीं, जंग नहीं, और कैटले नहीं, ऑल पोर्ट ने किए थे, ऑल पोर्ट ने साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी वाज डन बाय, मतलब यानी कि व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किए थे, ऑल पोर्ट ने किए थे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, एन इंट्रोवर्ट पर्सन इज, मतलब अंदर, जब भी अगर इंट्रोवर्ट अगर बोला जाएगा तो इंट्रोवर्ट बोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति जो शांत में रहना चाहता है। इंट्रोवर्ट जब भी अगर बोला जाएगा, इंट्रोवर्ट कौन व्यक्ति है, यानी इंट्रोवर्ट कौन पर्सन है, तो जो भी व्यक्ति अगर सोशल मतलब समाज से रिलेटेड रहेगा वो इंट्रोवर्ट में नहीं आएगा, एग्रेसिव वाला भी नहीं आएगा, लीडर भी इंट्रोवर्ट पर्सन में नहीं आएगा। कौन व्यक्ति है जो इंट्रोवर्ट पर्सन के कैटेगरी में आएगा, तो जो क्वाइट, तो आप समझते सुनते होंगे कीप क्वाइट, साइलेंस, तो क्वाइट सेल्फ सेंट्रेड, जो शांत होगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति होगा, उसी को हम बोलेंगे एन इंट्रोवर्ट पर्सन। तो एन इंट्रोवर्ट पर्सन कौन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो क्वाइट रहेगा एंड जो सेल्फ सेंट्रेड करेगा, जो आत्म के ऊपर केंद्रित रहेगा, वही व्यक्ति को कहेंगे इंट्रोवर्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिग फाइव थ्योरी हैज डायमेंशन, बिग फाइव थ्योरी किसने दिया था, पहला समझते हैं, ओपननेस, फाइव थ्योरी के बारे में, फिर क्या है, कॉन्साइंसियसनेस हो गया, एंड थर्ड था एक्स्ट्रा वर्जन, और फिर नेक्स्ट था एग्रीबलनेस, फिर नेक्स्ट था क्या, एग्रीबल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जन हो गया, कॉन्साइंसियस हो गया, ओपननेस हो गया, और एक और अच्छा आता है, यानी कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एग्रीबल भी हो गया, एक्स्ट्रा भी होगा, कॉन्सियस भी हो गया, ओपननेस भी हो गया। तो इस तरह से 5 एक और आता है, लेकिन इस समय अभी माइंड में नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी 5 में, जब भी 5 ऑप्शन मतलब 5 दिखेगा नंबर, तो उसी में टिक मारना है, मतलब 5 होते हैं, बिग 5 थ्योरी, 5 थ्योरी थे, जिसमें से एक अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो 5 याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोग को अगर माइंड में होगा तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ कंसेप्ट मींस, सेल्फ कंसेप्ट का अर्थ आप जानते हैं, सेल्फ कंसेप्ट मींस, सेल्फ कंसेप्ट का अर्थ क्या होता है, बॉडी इमेज, अदर व्यू, व्यू अबाउट सेल्फ,
तो याद रखिएगा व्यू अबाउट सेल्फ होगा, बी ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंटेलिजेंस भी नहीं आएगा, अदर्स व्यू भी नहीं आएगा, बॉडी इमेज भी नहीं आएगा, सिर्फ व्यू अबाउट सेल्फ। खुद के बारे में जब हम देखेंगे, जानेंगे, धारणा रखेंगे, उसी को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टर्म एस्ट्रेस वाज यूज्ड बाय एस्ट्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कैनन ने या सीले ने या फ्राइड ने या कौन? पावलो ने। तो याद रखिएगा डी ने होगा, सी भी नहीं होगा, कैनन भी नहीं थे, बी थे, सीले ने किए थे। एस्ट्रेस वर्ड का क्या शब्द का प्रयोग किए थे जिसका नाम था सीले। तो सीले साइंटिस्ट के द्वारा एस्ट्रेस वर्ड का यूज किया गया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में इजिली आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड, सकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं? स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं, फोबिया नहीं, बी ऑप्शन होगा यू स्ट्रेस कहते हैं। जो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस होता है हमारे माइंड में, उसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बायोलॉजिकल मॉडल यानी बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेस वाज गिवन। सोचिए तनाव का जैविक मॉडल किसने दिया? सीले ने नहीं, कैनन ने या लेजारस ने या फ्राइड ने? तो फ्राइड भी नहीं, लेजारस भी नहीं, कैनन ने दिए थे। और ए तो होगा ही नहीं, तो कैनन ने दिए थे बायोलॉजिकल मॉडल। तो ध्यान रखना है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होना चाहिए, पूरे ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोपिंग मींस, कोपिंग का अर्थ क्या है? एडजस्टमेंट, एडेप्शन, एडेप्टेशन या डीलिंग विथ स्ट्रेस या एटीट्यूड। तो डी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। डीलिंग विथ स्ट्रेस को हम कहते हैं कोपिंग मीनिंग। कोपिंग का जो मीनिंग है वो डीलिंग विथ स्ट्रेस होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और ये याद रखिएगा हर एक चैप्टर से लिया गया ऑब्जेक्टिव है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा और बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए सिर्फ बात नहीं रियल होगा आपके एग्जाम हॉल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। प्रॉब्लम फोकसेड यानी कि प्रॉब्लम क्या किया? फोकसेड किया। कूपिंग एग्जाम्पल इज, समस्या केंद्रित। कूपिंग का उदाहरण कौन है? क्राइंग नहीं, प्लानिंग, एवॉइडिंग नहीं, क्या है? फैंटेसी नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा प्लानिंग। यानी प्रॉब्लम फोकसेड, जब प्रॉब्लम पर हम फोकसेड करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसको कूपिंग एग्जाम्पल जो लाएंगे प्लानिंग। प्लानिंग के द्वारा हम कोई भी प्रॉब्लम पे फोकस करके उसको हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको कट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोबिया इज अ टाइप ऑफ, फोबिया किस प्रकार का विकार है? मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या साइकोसिस। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वह फोबिया का एक टाइप है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि फोबिया जो है एक टाइप है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब माइंड में एक अशांति महसूस कराना, ज्यादा सोचने पे ऐसा स्ट्रेस हो जाता है। ज्यादा सोचना मतलब नेगेटिव या कोई कांड उल्टा पुल्टा कर लेना, तो एंजाइटी सब आ, या कोई बिजनेस का प्रेशर हो या एग्जाम का प्रेशर हो ना, ये सब एंजाइटी का ही एक कैटेगरी, एक क्या है सिम्पटम्स में आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर, एंजाइटी, मूड, स्लीप, लर्निंग। स्लीप नहीं होगा, लर्निंग नहीं होगा, एंजाइटी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा मूड। यानी ये डिप्रेशन इज जो है, डिप्रेशन का एक डिसऑर्डर जो है मूड है, मूड पर डिपेंड होता है। ये भी एक क्या है डिप्रेशन का ही एक कारण है, जिसको बोला अवसाद का एक विकार है, जिसको मूड कहते हैं। मूड अगर सही रहेगा तो आप डिप्रेशन से बचे रहेंगे, मूड सही नहीं रहेगा डिप्रेशन में आप हैं, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑटिज्म मेनली अफेक्ट्स, ऑटिज्म मुख्यतः प्रभावित करता है किसको? मेमोरी को, इंटेलिजेंस को या सोशल बिहेवियर को? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन होगा, सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करता है ऑटिज्म। मैन्युअली जो है मेनली इफेक्ट करता है
सोशल बिहेवियर को। जैसे सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करता है जब आप में ऑटिज्म हो जाएगा। ऑटिज्म एक प्रकार का क्या है, ये भी एक स्ट्रेस के टाइप का ही होता है, जो हो जाने पर सोशल बिहेवियर में थोड़ा सा आपके इफेक्ट डालेगा। तो काफी हमेशा आप जब सोशल में रहेंगे, जब सोशल में रहते रहते पहले से जो लोग आपको साथ बात कर रहा था, रह रहा था, उसको ऑटोमेटिक दिख जाएगा आप में कुछ फॉल्ट। तो ऑटिज्म मुख्य प्रभावित करता है सोशल बिहेवियर। तो ऑटिज्म जैसे आप में अगर आ जाएगा, ऑटिज्म और इंट्रोवर्ट ये दोनों समथिंग सिमिलरिटी में, ये दोनों प्रकार के लोग अक्सर सोशल बिहेवियर से क्या करता है, हटना ही रहता है, हटना चाहता है, अलग रह के जीना चाहता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। फिर कमेंट में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ज्यादा क्वेश्चन देखना है इसीलिए। क्या है, एस्किज़ोफ्रेनिया, एस्किज़ोफ्रेनिया क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है या साइकोटिक डिसऑर्डर है या मूड डिसऑर्डर है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, मूड डिसऑर्डर नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। कौन, एस्किज़ोफ्रेनिया। एस्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसलिए स्पेलिंग पर ध्यान रखना है। इधर साइड में आपको लिखा हुआ है, आप लोग को पढ़ने में आ गया होगा, ऑप्शन समझ में आ गया होगा। साइकोटिक डिसऑर्डर पे ध्यान देना है। जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसको पर टिक नहीं मारना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, ओसीडी स्टैंड्स फॉर, ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है, ओवर कंट्रोल डिसऑर्डर नहीं, ओब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओपन कॉग्निटिव डिसऑर्डर या ऑब्जेक्टिव कंट्रोल डिसऑर्डर। डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का क्या है, स्टैंड जो है उसका यही फुल फॉर्म होगा और वही उसका स्टैंड है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ध्यान रखना है, ओसीडी स्टैंड जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्या है, साइको एनालिसिस वाज गिवन बाय, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा किसने दी, स्किनर ने, फ्राइड ने, वाटसन ने, या पाउलो ने। तो पाउलो ने नहीं दिया, वाटसन ने नहीं दिया, स्किनर भी नहीं दिया, बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्राइड ने दिए थे। साइको एनालिसिस वाज गिवन फ्राइड ने दिए थे। मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक का जो भी है चिकित्सा, वो चिकित्सा फ्राइड ने दिए थे। इसलिए फ्राइड को कभी भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। उन्होंने मन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए जो चिकित्सक का निर्माण कराए थे, तो फ्राइड ने कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट। बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन, बिहेवियर थेरेपी किस पे बेस है, अनकॉन्शियस पर नहीं, रेनफोर्समेंट पर, तो याद रखेगा बी होगा, ड्रीम्स पर नहीं, इनसाइट पर नहीं। तो अनकॉन्शियस, ड्रीम्स, इनसाइट पे नहीं होगा। बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन है, रेनफोर्समेंट पर बेस है। कौन, बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, सीबीटी स्टैंड्स फॉर, सीबीटी का पूर्ण रूप क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या क्लिनिकल बिहेवियर थेरेपी या क्रिएटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉमन बिहेवियर थेरेपी। आप समझते हैं इसमें से कौन आएगा, तो याद रखिएगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाएगा सीबीटी स्टैंड्स में। तो क्लिनिकल नहीं आएगा, क्रिएटिव बिहेवियर नहीं आएगा, कॉमन बिहेवियर भी नहीं आएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये करेक्ट होगा। सीबीटी स्टैंड्स फॉर, सीबीटी का पूर्ण रूप जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कमेंट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड्स, समूह चिकित्सा क्या प्रदान करती है, लाइननेस या फियर या स्ट्रेस। तो सोशल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ग्रुप थेरेपी, यानी ग्रुप में जब हम थेरेपी कराते हैं, समूह चिकित्सा प्रदान करता है सोशल सपोर्ट, यानी समूह चिकित्सा जो सोशल को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑटोमेटिक ग्रुप में है तो सोशल जहाँ पे है वहाँ पे सोशल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको सोशल सपोर्ट कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप थेरेपी जब भी लिखा रहेगा क्या प्रोवाइड करता है, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ह्यूमेनिस्टिक थेरेपी इज रिलेटेड टू, मानवतावादी चिकित्सा संबंधित किससे, ह्यूमेनिस्टिक थेरेपी इज रिलेटेड फ्राइड से,
नहीं, स्किनर से नहीं, रोजर्स से, अब पावलोव से भी नहीं, तो रोजर्स रहेगा। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है वो स्किनर से, फ्राइड से नहीं, रोजर्स से है रिलेटेड। इसलिए जब भी अगर देखेंगे ह्यूमनिस्टिक थेरेपी तो याद रखेगा रोजर्स टिक मारना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये क्या है, मानवतावादी चिकित्सा से जब भी रिलेटेड रहेगा तो याद रखना है रोजर्स आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर यानी अभिवृत्ति के घटक कितने होते हैं? 1 2 3 4, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, 3 होगा, ध्यान रखना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड का जो है घटक वो 3 होते हैं, इसलिए 3 पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इमोशनल कंपोनेंट रेफर्स टू, यानी कि इमोशनल कंपोनेंट रेफर्स टू भावनात्मक घटक संबंधित किससे है? नॉलेज से, बिहेवियर से, मेमोरी से। बिहेवियर, मेमोरी, नॉलेज नहीं होगा, फीलिंग होगा, भावना। यानी इमोशनल जो है हमारा फीलिंग से कनेक्ट रहता है, बिहेवियर से और मेमोरी से, नॉलेज से कनेक्ट नहीं रहता। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं साइकोलॉजी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैलेंस थेरेपी वाज गिवन बाय, संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? न्यूकॉम्ब या हाइडर ने या लेविन ने या ऑलपोर्ट ने? ऑलपोर्ट नहीं दिए, लेविन नहीं दिए, न्यूकॉम्ब नहीं दिए, हाइडर ने दिए थे। क्या? वायलेंस थेरेपी, वायलेंस थ्योरी वाज गिवन जो है थ्योरी, वायलेंस थ्योरी जो दिए थे हाइडर दिए थे। इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से रखना है, वायलेंस थ्योरी किसने दिए थे? तो हाइडर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए एस्टेरियोटाइप मींस, एस्टेरियोटाइप मींस, तो एस्टेरियोटाइप का अर्थ क्या है? पर्सनल बिलीफ या प्रीजस्टिस अबाउट ग्रुप या साइंटिफिक थिंकिंग या लॉजिक। तो लॉजिक नहीं होगा, साइंटिफिक थिंकिंग भी नहीं होगा और पर्सनल क्या होगा? बिलीफ भी नहीं होगा। कौन होगा? प्रीजस्टिस अबाउट ग्रुप, यानी समूह के प्रति धारणा जो रखता है। प्री जस्टिस मतलब, जस्टिस मतलब उस तरह का नहीं, जस्टिस ई वाला जस्टिस नहीं, ध्यान रखिएगा। यह प्री ज्यूटिस अबाउट ग्रुप, यानी एस्टेरियोटाइप मींस का जो है ये प्री जस्टिस अबाउट ग्रुप का रहेगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया इंसाफ, इंसाफ की तरफ। तो इसलिए समूह के प्रति धारणा कैसा वो रहेगा? प्री जस्टिस अबाउट ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए सोशल कॉग्निशन डील्स विथ, यानी सोशल कॉग्निशन जो है क्या डील करता है? सामाजिक संज्ञान संबंधित किससे है? लर्निंग से, थिंकिंग से, प्रोसेसिंग सोशल इंफॉर्मेशन से या मेमोरी से। तो याद रखिएगा लर्निंग से नहीं होगा, थिंकिंग से नहीं होगा, मेमोरी से भी नहीं होगा, होगा किससे होगा? तो प्रोसेसिंग सोशल इंफॉर्मेशन से होगा। इसलिए सी ऑप्शन ध्यान रखना है। सोशल कॉग्निशन डील्स विथ प्रोसेसिंग सोशल इंफॉर्मेशन से डील करता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत क्वेश्चन की तरफ जाना है। कन्फॉर्मिटी वाज स्टडीड बाय, यानी अनुरूपता का अध्ययन किसने किया? मिलीग्राम ने या एस ने या लेविन ने या न्यूकॉम्बो ने? न्यूकॉम्बो, लेविन नहीं किए थे, मिल ग्राम भी नहीं किए थे, एस ने किए थे। याद रखना है एस ने किए थे। कन्फॉर्मिटी वाज स्टडीड क्या? एस ने, यानी कि अनुरूपता का अध्ययन किसी ने किए थे, उनका नाम था एस। इसलिए एस ध्यान रखना। एस मतलब ASS वाला नहीं, ASCH वाला ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत क्वेश्चन की तरफ जाना है अभी। अब देखिए ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, आज्ञा पालन प्रयोग किसने किया? एस ने, मिलीग्राम ने या फ्राइड ने या कैनन ने? कैनन ने नहीं किए थे, मिलीग्राम किए थे, बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ऐसे फ्राइड, कैनन नहीं किए थे, मिलीग्राम किए थे। तो आप लोग का भी अगर ऑप्शन होगा बी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वेट जरूर करूंगा। और उसके बाद मैं थैंक्स बोलूंगा। ग्रुप पोलराइजेशन मींस क्या? समूह ध्रुवीकरण का अर्थ क्या? यानी ग्रुप पोलराइजेशन मींस क्या होता है? न्यूट्रल डिसीजन या एक्सट्रीम डिसीजन या कंप्रोमाइज डिसीजन या ओपोजिशन डिसीजन। मतलब ओपोजिशन मतलब समझ रहे हैं ना?
हमारे पोजीशन कंप्रोमाइज और एक्सट्रीम डिसीजन या न्यूट्रल डिसीजन। तो न्यूट्रल डिसीजन नहीं होगा, कंप्रोमाइज डिसीजन होगा, ओपोजिशन डिसीजन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा एक्सट्रीम डिसीजन। ये डिसीजन लिया जाएगा ग्रुप पोलराइजेशन मीन्स होता है समूह से रिलेटेड। एक्सट्रीम डिसीजन पे ऑप्शन में टिक मारेंगे। समूह ध्रुवीकरण का अर्थ यही हो जाएगा एक्सट्रीम डिसीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत सारा भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इम्पेसिस नहीं इम्पेसाइज, याद रखिएगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इम्पेसाइज लोकतांत्रिक नेतृत्व महत्व देता है किसको, ऑर्डर को या पार्टिसिपेशन को या पनिशमेंट को या पावर को। पावर नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेशन को देता है, ऑर्डर को नहीं देता है। तो ऑर्डर, पनिशमेंट, पावर कट कर देंगे और टिक मारेंगे पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन को मिलता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप इम्पेसाइज, पार्टिसिपेशन को मिलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप इम्पेसाइज किसका है, पार्टिसिपेशन का है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल लोफिंग मीन्स सामाजिक आलस्य का अर्थ क्या है, मोर एफर्ट या लेस एफर्ट इन ग्रुप या लीडरशिप या मोटिवेशन। तो याद रखिएगा सोशल लोफिंग मीन्स होता है क्या, लेस एफर्ट इन ग्रुप। हमारा ग्रुप का अगर लेस एफर्ट रहेगा तो हम ऑटोमेटिक सामाजिक आलस्य के अर्थ में आ जाएंगे। तो लेस एफर्ट इन ग्रुप, एफर्ट मतलब होता है जब एफर्ट आप ज्यादा देंगे तो ज्यादा वर्क कर पाएंगे, एफर्ट खुद में कम देंगे तो कम वर्क कर पाएंगे। जब जिम करते होंगे तो एफर्ट वाला वर्ड ज्यादा यूज सुनने को मिलता होगा, वहां यूज किया जाता है एफर्ट करो। एफर्ट करो मतलब खुद की एक पावर को बढ़ाओ, अंदर से क्रिएट करो, एफर्ट करो, इसीलिए ध्यान रखना लेस एफर्ट इन ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, सिंपलिस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज, सीखने की सबसे सरल विधि क्या है, इंसाइट, इमिटेशन या ट्रायल एंड एरर या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो याद रखिएगा क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर भी नहीं होगा और इमिटेशन, ये इमिटेशन होगा बी ऑप्शन, इंसाइट भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन को ध्यान रखना है। इमिटेशन ये क्या है, सीखने की सबसे सरल विधि है इमिटेशन, तो इसलिए सिंपलिस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, तो इमिटेशन, इसलिए ध्यान रखना है इमिटेशन को। और ट्रायल एंड एरर नहीं आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग भी नहीं आएगा, इंसाइट भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, प्रेरणा संबंधित किससे है, गोल से, मेमोरी से, एटीट्यूड से, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस नहीं आएगा, एटीट्यूड भी नहीं आएगा, एटीट्यूड याद रखिएगा, और मेमोरी भी नहीं आएगा, गोल आएगा। तो मोटिवेशन जो है ना रिलेटेड, वो गोल से रिलेटेड। जब भी आप जाएंगे जिम करने के लिए या आप जाएंगे अपने पढ़ाई, जब आप करते हैं जैसे कोई टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहेंगे टेक्निकल, तो जैसे आप उधर जाएंगे कहीं जैसे कोटा में रह के पढ़ने या बीटेक इस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से या डॉक्टर से रिलेटेड, जब आप बड़ा मतलब पढ़ाई करेंगे, बड़ा कोर्स करेंगे, तो वहाँ पे पूछा जाएगा आपका क्या गोल क्या है। तो मोटिवेशन, आप अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको मोटिवेशनल कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो इसी पर गोल का यूज जब भी होगा तो वही आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। जैसे आप 10th में है तो आपका गोल क्या है, कितना मार्क्स लाने का, यही हो गया। मोटिवेशनल रिलेटेड जो है गोल से रिलेटेड है, गोल रहेगा तब ये मोटिवेशनल काम करेगा, गोल नहीं रहेगा मोटिवेशनल कोई भी वर्ड आप पे यूज काम आने वाला नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, मास्लो थ्योरी इज रिलेटेड, मास्लो थ्योरी किसका रिलेटेड, मास्लो का सिद्धांत संबंधित किससे, तो मास्लो थ्योरी इज रिलेटेड इंटेलिजेंस, हायरार्की ऑफ नीड्स या मेमोरी या लर्निंग। लर्निंग और मेमोरी नहीं आएगा और इंटेलिजेंस भी नहीं आएगा। हायरार्की ऑफ नीड्स आवश्यकता पदानुक्रम, यानी ई बायोलॉजी में भी हायरार्की वर्ड का यूज किया जाता है, याद रखिए बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हायरार्की वर्ड का यूज किया जाता था। मास्लो का सिद्धांत जो था हायरार्की ऑफ नीड्स का था, तो इसलिए याद रखना है कि ये था उनका, यानी हायरार्की ऑफ नीड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाईएस्ट नीड्स इज सर्वोच्च आवश्यकता क्या है, सेफ्टी का, लव का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का या स्टीम का। स्टीम नहीं होगा, लव नहीं होगा, सेफ्टी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट नीड। हमारे जीवन में एक हाईएस्ट नीड क्या है, क्या
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब सेल्फ, हम एक आत्म के साथ कनेक्ट हो सके, आत्म को साक्षात्कार हो सके, आत्म को हम खुद से देख सके, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट नीड हम लोग के लाइफ में रहता है। ये हमारा सबसे उच्च है, यानी जितने भी हम घर द्वार पैसा कैरियर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद उससे भी ऊपर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थ्योरी ऑफ इमोशन गिवन बाय जेम्स लेंगे यानी रिलेट्स टू जेम्स लेंगे, सिद्धांत संबंधित किससे है? अनकॉन्शियस से, फिजिको यानी क्या फिजियोलॉजिकल चेंज से या लर्निंग से, मेमोरी से। लर्निंग मेमोरी नहीं होगा, अनकॉन्शियस भी नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज से है। रिलेट किसका है? तो थ्योरी जो रिलेट है वो जेम्स लेंगे का जो है फिजियोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड है, यानी शारीरिक परिवर्तन। यानी आप जब कभी आर्मी में, पुलिस में, डिफेंस लाइन में जाना चाहेंगे तो वहां पे ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, फिजिकल, तो इसी को फिजियोलॉजिकल कर दिया गया है, फिजियोलॉजिकल चेंज। तो इसलिए ध्यान रखना है फिजियोलॉजिकल चेंज तथा जेम्स लेंगे का रिलेटेड जो है फिजियोलॉजिकल क्या चेंज। तो उनका जो था सिद्धांत यही था, फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब अपनी शारीरिक स्ट्रॉन्ग करो, शारीरिक स्थिति को बदलो। जैसे प्यार में कोई ब्रेकअप खा के, धोखा खा के मरते रहता है, खुद अंदर अंदर घुटते रहता है, तड़पते रहता है, तो वहां पे इनका जो है जेम्स लेंग का एक तरह से क्या है, क्या बोलोगे, थ्योरी काम करता है। ये थ्योरी बहुत सपोर्ट करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंज करो फिर दूसरा आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, स्मृति की पहली अवस्था क्या? हमारा मेमोरी का फर्स्ट स्टेज क्या? रिटेंशन या रिकॉल या सेंसोरी मेमोरी या फॉरगेटिंग? नहीं, फॉरगेटिंग नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा, रिटेंशन भी नहीं होगा, सेंसोरी मेमोरी होगा, सेंसोरी मेमोरी होगा, यानी कि संवेदी स्मृति। हमारा फर्स्ट जो माइंड का जो क्या स्टेज है वो है सेंसोरी मेमोरी है। इसीलिए ध्यान रखना है, रिटेंशन, रिकॉल, फॉरगेटिंग ये सब नहीं है फर्स्ट मेरा। जब तक हमारे माइंड में कोई वर्ड आएगा नहीं, हम महसूस करेंगे नहीं, तब तक हम कैसे फॉरगेट करेंगे, कैसे हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, ये रिटेंशन में कैसे लाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग इज, विस्मृति का मुख्य कारण क्या है? हम कोई भी फॉरगेट करते हैं वर्ड, उसका मेन कारण क्या है? लर्निंग नहीं, मोटिवेशन नहीं, इमोशन नहीं, इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप। मतलब हम कोई भी वर्ड को तब भूल सकते हैं जब उसमें हम हस्तक्षेप कर देते हैं, मतलब उसके बारे में हम ये कर देते हैं, छोड़ दो उसको, भुला दो उसको, कभी याद मत करो, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? फॉरगेटिंग। मतलब विस्मृति का मुख्य कारण जो है वो है हम किसी भी वर्ड को रोक देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस। जैसे हम बोलते हैं किसी को कि इंटरप्ट क्यों करते हो, इंटरप्ट क्यों करते हो, बीच में इंटर क्यों, जब दो आदमी बात कर रहे हैं बीच में इंटरप्ट क्यों करते हो, डिस्टर्ब क्यों करते हो, तो वही वर्ड यहाँ पे इंटरफेरेंस के कारण हम वर्ड को भूल सकते हैं काफी दिनों बाद। तो आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनसाइट थ्योरी वाज गिवन बाय, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, कोहलर ने या थोरोडाइके ने या पाउलो ने? तो पाउलो ने नहीं दिया, थॉर्न डाइके भी नहीं दिया, कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर। स्किनर भी नहीं दिया, कोहलर। इनसाइट थ्योरी वाज गिवन जो दिए थे कोहलर ने दिए थे, इसलिए ध्यान रखना है कोहलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय, शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया? स्किनर ने या पाउलो ने या कोहलर ने या फ्राइड ने? फ्राइड, कोहलर नहीं, स्किनर भी नहीं, पाउलो ने दिए थे, पाउलो। ध्यान रखना है, पाउलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकस ऑन, तो क्या ऑपरेंट अनुबंधन केंद्रित क्या है? स्टिमुलस या रिस्पॉन्स या कंसेक्वेंस या इमोशन? तो इमोशन नहीं होगा, रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, स्टिमुलस भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कंसेक्वेंस। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकस ऑन, जो है वो है कंसेक्वेंस का। इसलिए ध्यान रखना, ऑपरेंट अनुबंधन केंद्रित जो है कंसेक्वेंस का है, कंसेक्वेंस। ये ऑपरेंट अनुबंधन केंद्रित जो है कंसेक्वेंस है, जिसका मतलब होता है परिणाम। इसलिए ध्यान रखना, परिणाम। तो क्या है? फोकसेज, यानी एक फोकस को ही यहाँ पे फोकसेज बोला गया है, इसलिए ध्यान रखना है फोकसेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय, बहु कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने? नहीं, थ्रस्टन दिए थे, बी ऑप्शन होगा। अल्फ्रेड वीनेट नहीं दिए थे और गार्डनर भी नहीं दिए थे, तो गार्डनर, वीनेट और स्पीयरमैन नहीं होंगे, थ्रस्टन होंगे। इसका ऑप्शन मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो दिए थे वो थ्रस्टन ने दिए थे, इसलिए ध्यान रखना है, थ्रस्टन को भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस इज, भावनात्मक बुद्धि कहलाती क्या? IQ EQ। तो इमोशनल जब भी देखिए EQ जब भी रहेगा और SQ मतलब होता है, याद रखिएगा, EQ मतलब होता है इमोशनल क्वोशिएंट, याद रखिएगा। ऐसे रहेगा तो सोशल क्वोशिएंट हो जाएगा, सोशल क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब भी रहेगा भावना के बारे में तो IQ नहीं आएगा, SQ नहीं आएगा, AQ नहीं आएगा, EQ हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो EQ से दर्शाया जाता है, भावना आपका कैसा है वो EQ से चेक होता है, IQ AQ SQ से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ एस्टीम मीन्स क्या होता है? सेल्फ एस्टीम का अर्थ क्या है? सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ इवैल्यूएशन या अदर्स व्यू या पर्सनालिटी। तो याद रखिएगा सेल्फ इवैल्यूएशन है, या इसलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म, अदर व्यू और पर्सनालिटी नहीं आएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन आएगा। स्वयं का मूल्यांकन करना ही सबसे बड़ा सेल्फ एस्टीम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि मेरा अब 49 है क्वेश्चन, या टोटल इसमें कितना बताने वाले थे 50, तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, इसलिए पूरे ध्यान से देखिए। मेंटल हेल्थ मींस मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या? ऑब्सेंस ऑफ डिजीज या स्टेट ऑफ वेलबींग या स्ट्रेस या एंजाइटी। तो स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा और ऑब्सेंस ऑफ डिजीज भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में स्टेट ऑफ वेलबींग हो जाएगा, पूर्ण कल्याण अवस्था। तो मेंटल हेल्थ मींस होता है स्टेट ऑफ वेलबींग, इसलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जिस क्वेश्चन को अब हम कहेंगे लास्ट क्वेश्चन, इसलिए पूरे ध्यान से लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और जानते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान है क्या? सोल नहीं, फिलोसफी नहीं, सोशियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं सिविक्स नहीं, और बी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है कौन? साइकोलॉजी जो है एक क्या है? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है, हमारे मेंटल प्रोसेस के बारे में और हमारा बिहेवियर को ख्याल ध्यान रखता है, इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और हमें मन के रिलेटेड रहन सहन पर हमारा जो भी क्या है, हाँ, गहराई से डीप में हमें उस तक ले जाता है, स्टडी कराता है, उसी हम साइकोलॉजी कहते हैं। जो मन के ऊपर जो भी हम तनाव में हो या हम किसी भी चिंता फिक्र जो भी, जैसे स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन, ये सब वर्ड ले सकते हैं, इस सब को एक साइकोलॉजी के द्वारा स्टडी किया जाता है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके लिए VVI लेके आऊंगा, पूरे ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। मेरे JT चैनल पे अक्सर वीडियो आता रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का ये एग्जाम बहुत बेस्ट हो, इसलिए मेरे तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर